Hello everyone. So today we are starting with the next lecture of Indian polity. Today we will discuss the constitution making process. अब तक जो भी इससे पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ा वो पीरियड कंटेन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। उसके बाद देन नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि क्राउन रूल के बारे में क्या रूल ने रेगुलेशन थे। ये टोटल जो टाइम स्पैम था ये हम लोग के पास अप्रोक्सीमेट जो है 200 इयर्स का टाइम स्पैम है। अब इस टोटल जो ये 200 इयर्स का टोटल टाइम स्पैम है, जहां से मतलब उस टाइम पीरियड की हम लोग बात करें जब ब्रिटिशर इंडिया में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आए थे एज अ मर्चेंट, और यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे 1947 में जब ब्रिटिशर इंडिया को छोड़ के चले गए थे। देखिए बिल्कुल जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इस पॉइंट की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, डिस्कशन करें, तो इस टाइम पे एज सच इंडिया नाम की कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, भारत नाम की। उस टाइम पे छोटे छोटे किंगडम थे, हर किसी के अपने रूल्स थे, अपने कायदे कानून थे। ऐसा जब ब्रिटिशर का इन्फ्लुएंस इंडिया में इंक्रीज होने लगा, स्लोली एंड स्लोली पूरे के पूरे इंडिया पे होली सोली उन्होंने अपना कंट्रोल रखा वहां पे, राइट। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात आई, इम्पोर्टेंट पॉइंट को रियलाइज किया गया, ये पॉइंट को रियलाइज किया गया कि अगर ये पूरे के पूरे बड़े बड़े एरिया को, टेरिटरी को इकट्ठा रहना है तो इनके लिए एक ही सेम टाइप का रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। स्लोली एंड स्लोली इंडियंस ने इस डिमांड को रियलाइज किया। देन इस रूल बुक को लिखने के लिए, इस कानून को लिखने के लिए उनकी डिमांड थी खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन, खुद से अपनी रूल बुक डिजाइन करने के लिए। स्लोली एंड स्लोली ये डिमांड जो है ये 200 ईयर के स्पैन में इंक्रीज होती जाएगी, और एट लास्ट जो है फाइनली जो है इंडियन अपने लिए खुद से रूल बुक, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुद से डिजाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर, राइट। सो सबसे पहला जो एक इसमें एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग दैट इज द नेहरू रिपोर्ट इन 1928। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था। उस टाइम पे आप लोगों ने लेक्चर में रीड किया था, लास्ट लेक्चर में, गो साइमन बैक, गो साइमन बैक, राइट, ठीक है। ये साइमन कमीशन इंडिया में बॉयकॉट किया गया था। इस कमीशन का कारण क्या था कि ये साइमन कमीशन 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए आया था 10 साल के बाद अप्रोक्सीमेट, राइट। बट उसमें एक भी इंडियन पर्सन नहीं था, तो उसके रिव्यू की जो रिपोर्ट थी उसे सबमिट किया गया एज द वाइट पेपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडिया ने फाइनली उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक इंडियंस के सामने एक चैलेंज दिया गया था कि आप लोग इतने कैपेबल हो, इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक आप लोग खुद से लिख सको। तो उस टाइम पे ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने। ही वाज द फादर ऑफ बेसिकली द जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। तो उनके उन्होंने एक रिपोर्ट डिजाइन की थी इस टाइम पे, तो उस रिपोर्ट को हम लोग जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से, और ये रिपोर्ट फाइनली पब्लिश हुई थी 1928 में। इसमें मोतीलाल नेहरू जी ने क्या बोला था कि इंडिया को एक जो है डोमिनियंस चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एरिया चाहिए, बट स्टिल दे विल वर्क अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब इंटरनल मैटर में वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक्सटर्नल में क्या होगा, वो ब्रिटिशर पे डिपेंड होंगे। बट फाइनली इस रिपोर्ट को ना तो ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट किया और कुछ इंडियंस ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज वो अपने कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे ब्रिटिशर से। नेक्स्ट फाइनली ओके, द नेक्स्ट ये जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड राइज की गई वो एम.एन. रॉय के द्वारा राइज की गई। ही वाज द पर्सन जिसने कम्युनिस्ट मूवमेंट को जो है यहाँ पे जिसे बोल सकते हैं आप लोग स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की परमिशन इंडियंस को मिल जाती है थ्रू कैबिनेट मिशन इन 1946। इससे पहले भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, दो प्रपोजल आए थे इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिखने के लिए। फर्स्ट वाज इन 1940 अगस्त ऑफर, सेकंड वाज इन 1942 क्रेप्स मिशन, जो दोनों के दोनों रिजेक्ट कर दिए थे। समहाउ 1942 का जो मिशन था उसका रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि मुस्लिम लीग अपना एक सेपरेट नेशन चाहती थी, अलग से एरिया चाहती थी गवर्नेंस के लिए, राइट। बट यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि अगर आप लोग जो है एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहोगे, एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा,
और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जो लोग इकट्ठा होंगे, जो असेंबली होगी, वो जो है सारे के सारे कम्युनिटी से वो सिलेक्ट होके आएंगे, राइट। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस पॉइंट्स को क्या क्या इन पॉइंट्स को। कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, यहाँ पे एक से ज्यादा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा पूरे पूरे एरिया गवर्न करने के लिए। तो क्लियरली उन्होंने जो है मुस्लिम लीग की सेपरेट नेशन की डिमांड को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने भी ये प्रपोजल कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, उसका कारण अभी हम लोग इस पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ये टोटल असेंबली होगी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटली यहाँ पे 389 पर्सन होंगे, जिसमें से 296 जो है ब्रिटिश गवर्न एरिया से होंगे और रेस्ट ऑफ 93 पर्सन कहाँ से होंगे, प्रिंसली स्टेट से होंगे, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे मेजर कंसेप्ट क्या लिखा गया कि जो सीट की प्रोपोर्शन होगी, ये 289 जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका डिवीजन कैसा होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे 10 लाख लोगों के लिए एक सिंगल कैंडिडेट रहेगा। 10 लाख लोग मिलके एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही कैंडिडेट क्या करेगा, उनका लीडर होएगा 10 लाख लोगों के लिए, राइट। तो दिस वाज लाइक द सीट वर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट, जो भी सीट दी गई वो 3 कम्युनिटीज में डिवाइड की गई, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, राइट। मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी पॉपुलेशन, जो भी कम्युनिटीज रहेंगी इंडिया के अंदर, लाइक एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, जो भी इसके अलावा जो भी कम्युनिटीज है वो कहाँ पे काउंटेड होगी, वो जनरल कम्युनिटी में काउंटेड होगी। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली and the voting by the method of proportional representation by the mean of single transferable vote। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, फोर्थ पॉइंट का, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, ये तीनों की तीनों कम्युनिटीज, राइट, टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, मतलब जो सीट का प्रोपोर्शन होगा, जो जनरल कैंडिडेट के लोग होंगे उनको कौन सिलेक्ट करा, उसी कम्युनिटी के लोग सिलेक्ट करेंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे उनको कौन सिलेक्ट करेगा, सिलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, राइट, उसी कम्युनिटी के लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट इज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये असेंबली किस टाइम पे आई, एक तो इलेक्शन हुआ था 1935 के एक्ट के बाद 1937 में, ये प्रोविंशियल असेंबली आएगी 1946 में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इलेक्शंस के बाद आएगी, राइट। ठीक है, and the voting by the method of proportional representation by the mean of single transferable vote। देखिए ये बड़ा एक important point है, proportional representation by the mean of single transferable vote, और इसे किस नाम से जाना जाता है, indirect elections। indirect election, हमारी कंट्री में indirect election है अभी, बिल्कुल है। indirect elections के थ्रू किसका इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद बोला जाता है, राइट। ये सारे के सारे जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से। मोरओवर इनडायरेक्ट इलेक्शंस के पीछे कौन सा मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन जो मोस्ट कॉमन है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट लाइन में खड़े होकर अपना वोटिंग पोल करते हैं पंचायत इलेक्शन में, राइट, इसमें स्टेट एमएलएस के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शंस में डायरेक्टली हम लोग वोट करते हैं, राइट। दैट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। बड़ी एग्जांपल क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अभी थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन को समझते हैं। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में कुछ ऐसा है कि मान लीजिए, राइट, सॉरी, इनडायरेक्ट इलेक्शन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग के पास जो है टोटल 4 कैंडिडेट है, राइट। ठीक है, 1 2 3 4 4 कैंडिडेट है, और इन 4 को सिलेक्ट करने के लिए 50 लोग हैं। अब क्या होगा, ये 50 लोगों को एक एक स्लिप दे दी जाएगी। स्लिप में क्या लिखा गया होगा, स्लिप कुछ इस टाइप की होगी, राइट। ठीक है जी, स्लिप में क्या होगा, फर्स्ट बॉक्स होगा यहाँ पे बना हुआ, फर्स्ट पर्सन का नाम, सेकंड बॉक्स सेकंड का नाम, थर्ड बॉक्स थर्ड का नाम, नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद फोर्थ बॉक्स, देन उसके बाद फोर्थ पर्सन का नाम, राइट। क्योंकि एग्जाम्पशन क्या है कि 4 ही कैंडिडेट होंगे हमारे पास।
अब ये जो है टोटल इनको लोग कितने सिलेक्ट करने के लिए 50 लोग, 50 लोगों को ये जो है पेपर दे दिया जाएगा जिसमें 4 के 4 लोगों के नाम होंगे। ये 50 लोग क्या करेंगे, ये अपनी ऑप्शन फिल करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए राइट फर्स्ट पर्सन है ए, राइट सेकंड पर्सन है आप लोग के पास बी, ए बी, थर्ड का नाम है सी, फोर्थ का नाम है डी। तो ये 50 के 50 लोग क्या करेंगे, हर किसी के सामने अपने हर बॉक्स के में एक ऑप्शन फिल करेंगे। मान लीजिए पहला पर्सन क्या करता है, वो ए के लिए फर्स्ट ऑप्शन लिख देता है, राइट ठीक है, ए के लिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, बी के लिए ये थर्ड ऑप्शन, सी के लिए 2 ऑप्शन एंड डी के लिए 4th ऑप्शन। देखिए इसका मतलब क्या है, राइट। अब जब भी इन स्लिप की काउंटिंग होगी तो सबसे पहले देखा जाएगा कि 1 नंबर किसको दिया गया है, राइट। उन सारे के सारे 1 नंबर्स को ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट नंबर 1 की स्लिप है, अब सेकंड कैंडिडेट उसकी स्लिप में क्या होगा, मान लीजिए सेकंड कैंडिडेट को दिया गया, उसने क्या किया, उसने ए बॉक्स के लिए ए का बॉक्स, बी का बॉक्स, ये यहाँ पे सी का बॉक्स, डी का बॉक्स, राइट ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, मानिए सेकंड कैंडिडेट क्या करता है, वो ए के लिए सेकंड ऑप्शन लिख देता है और बी के लिए फर्स्ट ऑप्शन लिख देता है यहाँ पे, रेस्ट ऑफ अदर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ए जो है फर्स्ट ऑप्शन काउंट होगी सबकी, जितने भी लोग हैं उनकी सबकी फर्स्ट ऑप्शन काउंट होगी, उन सब फर्स्ट ऑप्शन को जोड़ा जाएगा और एट लास्ट ये काउंटिंग में काउंट किया जाएगा कि किसके पास जो है मोर देन 50% जो है यहाँ पे वोट है, राइट। अगर 50% वोट आ जाते हैं दैट पर्सन वो क्या हो जाएगा, इलेक्टेड पर्सन, जीता हुआ इंसान बन जाएगा, राइट। अब मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन के बाद रिजल्ट नहीं आता तो देन सेकंड ऑप्शन को काउंट किया जाएगा, देन थर्ड ऑप्शन को काउंट किया जाएगा, देन फोर्थ ऑप्शन को काउंट किया जाएगा, राइट ठीक है जी। तो इसी तरह क्या है, उन 50 के 50 लोगों के पेपर को स्कैन किया जाएगा। पहले फर्स्ट ऑप्शन जितने भी नाम है उनको ऐड किया जाएगा, फिर सेकंड ऑप्शन के नाम को ऐड किया जाएगा, फिर थर्ड ऑप्शन के नाम को ऐड किया जाएगा, राइट ठीक है जी। अगर फर्स्ट ऑप्शन में मेजोरिटी मिल जाती है किसी को मोर देन 50%, देन ही इज सिलेक्टेड एज द विनर कैंडिडेट, अदरवाइज सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को एंड सो ऑन, राइट ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन। मोरओवर ये जो है वोटिंग का मेथड एक नया, मतलब ऐसा आप लोगों के लिए एक नया समझने में, नया मेथड है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। एक सेपरेट लेक्चर भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन में करेंगे, राइट ठीक है। तो सिंपली अगर पूछा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी इसके लिए किस टाइप के इलेक्शन हुए थे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंपल बात, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट ठीक है जी। एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग बिल्कुल डिटेल में इसे डिस्कशन करेंगे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट, अब जो इलेक्शन हुए वो फाइनली 1946 में इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे बेस पे इलेक्शन हुए। तो आउटकम में क्या आया, 208 सीट्स को तो गई कांग्रेस के पास, राइट, 73 सीट्स गई मुस्लिम लीग के साथ, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितने थे, 15 कैंडिडेट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रिंसली स्टेट ने असेंबली को ज्वाइन नहीं किया था, राइट ठीक है जी। अब देखिए ये फिगर पढ़ने के बाद हम लोग क्लियर कट ये एक पॉइंट बोल सकते हैं कि मेन जो पावर है, राइट, वो किसके हाथ में रहने वाली है, कांग्रेस के हाथ में। मैक्सिमम पर्सन कहां से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे। तो देखिए जब इलेक्शन खत्म हुए कांग्रेस ने मैक्सिमम सीट जीत ली, तो अगेन मुस्लिम लीग को क्या लगा, वही पुराना पॉइंट कि हमें अगर गवर्नेंस करनी है, राइट, अगर हमें अपनी खुद से जिसे बोल सकते हो आप लोग, राइट ठीक है जी, सरकार बनानी है, तो एक सेपरेट एरिया चाहिए जहां पे हम लोग अपनी मेजोरिटी से जीत सके। बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी अगेन किसके पास चली गई, कांग्रेस के पास चली गई, कांग्रेस के ही लोगों की बात मानी जाएगी, राइट। तो अब ये नेक्स्ट क्या बनेगा इसके बाद, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को होगी, और मुस्लिम लीग इसे बॉयकॉट कर देगा। वही कारण, सीटें कम है, सीटें कम है तो इनकी बात को नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, ये अपनी बातें नहीं मनवा सकते, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, इसे बॉयकॉट करेंगे और एक सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए डिमांड करेंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट the first president, this that is the temporary president of this assembly, डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा, ये सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे। तो उनको एक ऐसे रिस्पेक्ट देने के लिए इनको थोड़े टाइम के लिए, 2 दिन के लिए इनको द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दिया गया था।
बाद में जो परमानेंट इसके प्रेसिडेंट रहेंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे एच.सी. मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन होंगे असेंबली के लिए? वी.एन. राव। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन proposed by the Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली गाइड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि आप लोगों ने किस फंडामेंटल पे, किस फिलोसफी पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर को बनाना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये एक टाइप की गाइडलाइन है, किसके लिए? इन लोगों के लिए, 389 लोगों के लिए। किसके लिए? ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, कि आप लोगों ने इस रास्ते पे चलना है, राइट। ये बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बन जाता है? दिस बिकम्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है जी। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बाद में क्या किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा? दैट इज द प्रेजेंट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है नी। नेक्स्ट, अब देखिए यही सेपरेट डिमांड मुस्लिम लीग के लिए, तो ऑब्वियसली 1946 में 1947 में माउंटबेटन प्लान के अंदर इंडिया की पार्टीशनिंग हो जाएगी टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, राइट। ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट है उनको ऑप्शन दी जाएगी कि आप लोग आइदर इंडिपेंडेंट रह सकते हो, इंडिया में जुड़ सकते हो, पाकिस्तान में जुड़ सकते हो। फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन प्रिंसिपल स्टेट्स को अपने साथ कंबाइन करेंगे, राइट। ठीक है, जो हम लोगों ने ऐसा लास्ट लेक्चर में जो भी डिस्कशन किया था। फाइनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस होगी? सबसे पहले मेजर चेंजेस क्या है? ये जो 389 लोग हैं ये 299 पे चले जाएंगे, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और इसमें से बाकी जो लोग हैं वो मुस्लिम एरिया में जो एरिया आ जाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर एरिया आ जाएगा, वहाँ के लोग इसमें से निकल जाएंगे, राइट। ठीक है, तो 299 लोग रहेंगे, जिसमें से 229 जो है ब्रिटिश गवर्न एरिया में, ओरिजिनली वो कितने थे? 296, और 70 सीट किसके पास चलेगी? प्रिंसली स्टेट के पास। ओरिजिनली कितनी थी? 93। अब प्रिंसली स्टेट में इनको ज्वाइन कर लेंगे, राइट। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इंडिपेंडेंस तो हम लोगों को मिल गई थी 1947 में, राइट। ठीक है जी, और अगर आप लोग बात कीजिए तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो इंडिया में हुए थे वो 1951 में हुए थे। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख के तैयार हुआ था उसे टाइम लगा था लिखने के लिए, राइट। वो कुछ टाइम स्पैन के लिए अप्रोक्सीमेट 3 साल के लिए वो टाइम पीरियड था, 2 years 11 month, ऐसा कुछ लंबा टाइम पीरियड था। ठीक है, अब है क्या? इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, राइट। ठीक है जी, 1947 में, और थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने क्या बोला कि फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेशन होगी वो होगी आप लोग के पास 26 नवंबर को, और जो इसका कॉमेंसीमेंट होगा वो होगा आप लोग के पास 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए 1947 से 1950 तक का टाइम, ये टाइम, इसके बीच में 1947 से 1950 के बीच का टाइम, राइट, इस टाइम के बीच में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 टाइप में काम करेगी। कैसे कैसे? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम करेगी, वो किसकी गाइडलाइन के अंदर होगा? उसके प्रेसिडेंट कौन है? अगेन वही पर्सन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बात तो समझ लगी, राइट। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या करेगी? यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें अब कितने लोग रहेंगे? 299 लोग, जो सिलेक्टेड किस मेथड के थ्रू, किस प्लान के थ्रू आए थे? ये कैबिनेट मिशन के थ्रू। क्या काम करना था? अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना रूल बुक खुद से लिखना था, राइट। इसमें अब कौन कौन है? इसमें अब जो है आप लोग के पास ये ब्रिटिश वन एरिया भी है और प्रिंसली स्टेट भी है। पाकिस्तान का जो एरिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, उसकी जो लोग हैं वो अलग हो चुके हैं। अब पहला काम तो क्या है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, किसकी गाइडलाइन के अंदर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर। और सेकंड पॉइंट, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल वर्क एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लॉ मेकिंग, टेम्परेरी लॉ मेकिंग। इस टाइम पीरियड के बीच में 1947 से 1950 के बीच में कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, तो अगर कोई टेम्परेरी कानून चाहिए तो कौन बनाएगी? ये बनाएगी ये बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उस टाइम पे क्या हुआ? ये असेंबली कैसे काम करेगी? ये एज द लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करेगी, और इसके हेड कौन होंगे?
जीवी मबलंकन, और इस पर्सन को, इनको क्या बोला जाता है, ही इज द बेसिकली द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट स्पीकर कौन है, तो फर्स्ट स्पीकर इज जीवी मबलंकन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए ये जो है 290 लोग, जो 299 लोग हैं टोटल मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे, और इनको टोटल लिखने के लिए 11 सेशन लगेंगे, 11 सेशन टोटल। और जो टोटल टाइम पीरियड रहेगा, स्पैम रहेगा, वो रहेगा 2 years 11 month एंड 18 days, सॉरी 18 days। नेक्स्ट, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार होगा, हम लोग इसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, बट अभी थोड़ा सा हम लोग समरी पढ़ लेते हैं इसकी, राइट। ये जो लिख के तैयार होगा, इसमें क्या होगा, टोटल 22 पार्ट्स होंगे, 395 आर्टिकल्स है और 8 शेड्यूल है, एंड मोर ओवर एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने प्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। किस काम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गाइड करने के लिए, कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली तैयार होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट, किस रास्ते पे चलना है आप लोग को। तो प्रियम्बल सही है, 22 पार्ट्स, राइट। इसे हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे टोटल 22 पार्ट्स हैं, पार्ट्स थे। वो जो 22 पार्ट्स थे, या 22 चैप्टर्स बोल सकते हो आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 चैप्टर्स लिखे गए थे। वो 22 चैप्टर्स में टोटल कितनी लाइनें लिखी गई, 395 लिखी गई थी। हर चैप्टर में कुछ पार्ट लिखा गया होगा, हर चैप्टर का कुछ अपना एक रोल होगा, राइट। और एक ये अलग से कुछ लाइक गाइड शेड्यूल्स है, जिसे आप लोग बोल सकते हो अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा गया, बट ये अलग से कुछ सेपरेट गाइडलाइन है, राइट। शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल में कि ये 8 शेड्यूल्स का क्या क्या रोल है, राइट, ठीक है जी। तो अभी प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें तो अभी हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो फाइनली अडॉप्ट किया गया था, राइट, ठीक है जी, वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1950, राइट, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या बात हो रहे हैं कि ये जो है 2 years 11 month एंड 18 year, राइट, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्टेशन का मतलब इस डेट को जितने भी मिनिस्टर्स का मतलब ये 299 कैंडिडेट, इन्होंने अपना सिग्नेचर्स दे दिया था, राइट, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कि फाइनली हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्री हैं, सब लोग सहमत है, तो फाइनली साइन कर दिए थे। तो उस डेट को किस डेट क्या बोला जाता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेशन डेट। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को जो फोर्स किया गया, इन्फोर्समेंट किया गया, लागू किया गया, राइट, स्टार्ट किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ के गैप के बाद। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो उस एक डेट की इंपॉर्टेंस देने के लिए, राइट, इसे क्या किया गया था, 2 मंथ के लिए लेट कर दिया गया था, 2 मंथ बाद में स्टार्ट किया गया था, उस डेट के साथ कोइंसाइड करने के लिए। और इसी डेट को हम लोग जो है एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए जो मेजर कमेटीज थी, राइट, ठीक है जी, वो हमारे पास थी यूनियन पावर कमेटी थी, जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जी हेड थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी हेड, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राइट। ये जो अनदर इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, राइट। नेक्स्ट, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 50 to 20 कमेटीज है, राइट, जो है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखती हैं, जो कि इनसे मिलके बनी है, ये 299 लोगों से मिलके बनी है। सो दिस इज द ओवरऑल समरी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस विल अकर्स, राइट। शुरू कहाँ से हुए, शुरू हुए हम लोग इस कैबिनेट मिशन से। इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने क्राउन रूल क्या पढ़ा था, कि क्राउन रूल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट के बाद 1857 के बाद। उससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, राइट। कंपनी इंडिया में आई क्यों, क्या करने के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बट स्लोली एंड स्लोली, राइट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटर ऑफ बक्सर, क्या कर लिया, इंडिया पे स्लोली एंड स्लोली एरिया एक्वायर कर दिया, उन पे राज करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट, अभी ये लेक्चर स्टार्ट कहाँ से किया था, कैबिनेट मिशन से, राइट। कैबिनेट मिशन ने फाइनली
हाँ बोल दिया था कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ही लिख सकते हैं, तो यही लगेगा फाइनली जो भी आप लोग लिखोगे। अब एक ही बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली, बाद में मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली तो उन्होंने एक सेपरेट बॉयकॉट कर दिया, सेपरेट नेशन की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितनी सीटें, 389। किन किन लोगों में डिवाइडेड थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जो भी बच जाएगा मुस्लिम सिख के अलावा वो जनरल में काउंटेड हो गया। इन लोगों के इलेक्शन कैसे हुए थे, 389 लोगों के। देखिए इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, जो इलेक्शन हुए थे वो 296 लोगों के हुए थे। ये जो 93 लोग हैं ये क्या थे, ये प्रिंसली स्टेट से आते थे, ये नॉमिनेटेड लोग थे, इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, राइट। तो अगर बोला जाए कि इलेक्शन सिर्फ किसके लिए हुए थे, तो स्पेसिफिकली इस एरिया के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए, जिसमें टोटल 296 सीट थी। इन जो 7 रेस्ट ऑफ 93 सीट थी इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए। ये नॉमिनेटेड लोग थे जो वहां के प्रिंसेस के द्वारा भेजा गया था, नॉमिनेट किया गया था। इनके इलेक्शन कैसे हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। सिंपली इनडायरेक्ट इलेक्शन का दूसरा नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक एक फर्स्ट चॉइस को ऐड करेंगे, अगर 50% मेजोरिटी है देन विनर, नहीं है तो सेकंड चॉइस को ऐड करेंगे, थर्ड फोर्थ। ये पॉइंट हम लोग जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक लेक्चर के अंदर। फाइनली इनका लोग सिलेक्ट हो गए, कांग्रेस के पास सीटीआई, फर्स्ट मीटिंग हुई, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, परमानेंट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट थे एच सी मुखर्जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे तो वो थे बी एन राव। इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गाइड करने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, जो फाइनली जो है प्रियम्बल के तौर पे इंडिया पे ऐड कर दिया गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। अब ये इनिशियली प्रपोज था इंडिपेंडेंस हुई तो ऑब्वियसली ये कमेटी का साइज भी कम हो जाएगा, तो 389 से 296, अगेन ये भी 290 229, ये 70 सीट्स जो इनिशियली जो 93 थी। इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो टाइप का काम करेगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर, एक टेम्पररी लॉ मेकिंग का, वो किसके अंदर, जीबी मबलंकन के अंदर, फर्स्ट स्पीकर। अब फाइनल लिख के तैयार हो जाता है, कितना टाइम लगेगा, 2 इयर्स 11 मंथ 18 ईयर 11 सेशन। फाइनली सब लोग हाँ कर देंगे लिख के। अपना वो डेट कौन सी है, 26 ऑफ नवंबर 1950 कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेशन डेट, राइट। कितना लिखा गया था, एक प्रियम्बल था जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, टोटल 22 चैप्टर थे, 22 पार्ट थे, उनमें 399 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल है। अब ये अपडेट हो चुका है, राइट। प्रेजेंटली 25 पार्ट्स हैं, 465 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, प्रियम्बल वैसा का वैसा ही है, राइट। अब नेक्स्ट जो है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ 26 ऑफ जनवरी 1950 को, राइट। रिपब्लिक डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, डे ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेटी कौन कौन सी, ये मेन पावर कमेटी थी, राइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, राइट। स्टिल इफ एनीवन हैव एनी डाउट, राइट, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखिए ये जो लेक्चर है पॉलिटिक्स के जो लेक्चर है वो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ याद करना पड़ेगा, लॉजिकल नहीं है कि आप लोग को न्यूमेरिकल बेस्ड है या कुछ आप लोग को मेथड लगाना है। ये फैक्चुअल चीजें हैं जो हो चुकी है, हम लोग को याद करनी है, राइट। फैक्ट है यहाँ पे हम लोग को बार बार रीड करने हैं, समराइज करने हैं दिमाग के अंदर, राइट। स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समझ ना आ रहा हो, किसी टाइप की प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।